नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जून 2025 के उस 12 दिवसीय इजराइल ईरान संघर्ष की, जिसने मतलब सबको हिला के रख दिया था। जी। हमारे पास एक विश्लेषण है, इजराइल ईरान युद्ध, 12 दिन का संघर्ष और भविष्य। तो आज की हमारी जो चर्चा है, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुख्य घटनाएं क्या थी, बिल्कुल, और नतीजे क्या रहे, अब क्या हालात हैं और आगे क्या हो सकता है। ट्रंप की भूमिका पर भी बात करेंगे और वो युद्ध विराम जो हुआ उसकी भी। हाँ, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 13 जून 2025 इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये अचानक हुआ ना? हाँ, बिल्कुल अचानक। इजराइल ने तेहरान, नतांज, फोर्डो, इस्फहान, ये जो ईरान के मुख्य परमाणु और सैन्य ठिकाने हैं, उन पर हवाई हमले किए और इसमें उनके कुछ सीनियर परमाणु वैज्ञानिक और वो कमांडर भी मारे गए। और इजराइल का तर्क क्या था? यही कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम? हाँ, उनका कहना था कि ये उनके लिए एक अस्तित्व का खतरा है, मतलब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, और इसे रोकने के लिए वो पहले ही कार्रवाई करना जरूरी था, एक तरह से प्रीएम्प्टिव एक्शन। लेकिन इसमें सिर्फ इजराइली नहीं था, अमेरिका का भी एक रोल था, ट्रंप प्रशासन का। बहुत अहम रोल था। देखिए, सिर्फ रणनीतिक समर्थन नहीं था। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल को सेंटकॉम, यानी जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड है, उसकी योजनाओं में बाकायदा शामिल किया। ये बड़ा कदम था। अच्छा। हाँ, इससे इजराइल उस क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में और इंटीग्रेट हो गया, और साथ ही उन्होंने सीरियाई सहयोगियों पर लगे कुछ प्रतिबंध भी हटा दिए थे। ये सब उसी रणनीति का हिस्सा था। समझ गया। और हमलों का स्केल वो भी काफी बड़ा बताया जा रहा था। बहुत बड़ा। इजराइल ने रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा हवाई हमले किए, 100 से ज्यादा सैन्य और परमाणु ठिकाने निशाने पर थे। बाप रे। जी, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और वो सेंट्रीफ्यूजेस जो यूरेनियम संवर्धन के लिए चाहिए होते हैं, उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया गया। कहा तो ये भी गया कि ईरान के करीब 50% मिसाइल लॉन्चर्स बेकार कर दिए गए। तो फिर ईरान का जवाब क्या था? उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। हाँ, ईरान ने भी जवाब दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया ऐसे। करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन्स दागे। 150 मिसाइलें? जी। निशाना इजरायली शहर थे। हालांकि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है, उसने काफी हद तक बचाव किया, लेकिन फिर 22 जून को एक और बड़ा मोड़ आया। वो क्या? अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो गया। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के कुछ भूमिगत परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए। ओहो, यानी अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप? हाँ, ये संघर्ष को एक नए लेवल पर ले गया। और इस सब का मानवीय पहलू, नुकसान तो दोनों तरफ हुआ होगा। बिल्कुल। ईरान की तरफ आंकड़े काफी ज्यादा है। करीब 600 से 900 नागरिकों के मारे जाने की बात है और 4700 से ज्यादा घायल। लगभग 200 सैन्य ठिकाने तबाह हुए और तेहरान से लोगों के पलायन की भी खबरें थीं। माहौल काफी डर का था। और इजराइल की तरफ? इजराइल में मौतें कम थीं, 28-29 के करीब, जिसमें एक मौत शेल्टर में तनाव की वजह से हुई थी। मिसाइल हमलों में करीब 22 लोग घायल हुए और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ। तो असर वहां भी था, भले ही स्केल अलग हो। तो ये सब 12 दिन चला और फिर अचानक 24 जून को युद्ध विराम हो गया, ट्रंप की मध्यस्थता से। हाँ, ये थोड़ा अचानक था। 12 दिन की भीषण लड़ाई के बाद एकदम से शांति। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों तरफ से मतलब जीत के दावे किए जा रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया। बिल्कुल, सालों पीछे धकेल दिया, ऐसा उनका दावा है। और ईरान अपनी तरफ से कह रहा है कि उसने दिखा दिया कि वो अपना बचाव कर सकता है, वो लचीला है। लेकिन ये शांति कितनी टिकाऊ है? आपने कहा नाजुक है। बहुत नाजुक। असल में ईरान ने IAEA, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसके साथ अपना सहयोग सस्पेंड कर दिया है। ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। और ट्रंप प्रशासन कोशिश तो कर रहा है कूटनीति की, लेकिन दोनों देशों में जो कट्टरपंथी हैं, वो आसानी से मानने वाले नहीं लगते। तो ट्रंप की भूमिका सिर्फ युद्ध विराम कराने तक नहीं थी, वो इसे आगे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। देखिए, उन्होंने पहले अमेरिकी बैकअप हमलों को मंजूरी दी, फिर युद्ध विराम कराया। इससे उन्होंने अपनी ताकत तो दिखाई ही, लेकिन अब वो इस स्थिति का फायदा उठाकर शायद एक नई परमाणु डील की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय समीकरण बदलने की भी कोशिश हो सकती है, जैसे सीरिया और इजराइल के बीच संबंध सामान्य कराने की बात। अच्छा, ये भी चल रहा है? हाँ, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। मतलब ट्रंप एक तरह से अपनी आक्रामक छवि और एक लंबे महंगे युद्ध से बचने के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे क्या दिखता है?
अगले 6 महीनों में क्या हो सकता है? ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्या वो वाकई में रुका है? देखिए, नुकसान तो काफी हुआ है ईरान को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये स्थायी है? शायद नहीं। उनके पास संवर्धित यूरेनियम का भंडार अभी भी है, और वो क्षमता जो नष्ट हुई उसे कुछ महीनों में फिर से बना सकते हैं। तो मतलब खतरा टला नहीं है? बिल्कुल नहीं। और कूटनीति की राह भी आसान नहीं है। ईरान के अंदर भी इसे लेकर काफी विरोध हो सकता है। और बाकी के क्षेत्र पर क्या असर पड़ा है, खाड़ी देशों पर? खाड़ी देश तो बहुत सतर्क हो गए हैं, खासकर जब कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है उसके पास ईरानी मिसाइल गिरी थी, तो वो सब चौकन्ने हैं। प्रॉक्सी गुड्स जो हैं जैसे हिजबुल्ला या हूती, वो फिलहाल थोड़े शांत दिख रहे हैं, लेकिन उन पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और इराक और खाड़ी में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वो तो हाई अलर्ट पर हैं ही। तनाव बना हुआ है। तो संक्षेप में कहें तो ये 12 दिन का संघर्ष काफी विनाशकारी था। मानवीय लागत बहुत ज्यादा थी। ट्रंप की मध्यस्थता से एक युद्ध विराम तो है, पर वो बहुत नाजुक है। हाँ, और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और दूसरी तरफ कूटनीति का रुक जाना, ये भविष्य को बहुत अनिश्चित बनाते हैं। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाता है जी, कि ईरान की परमाणु शक्ति भले ही उसे नुकसान पहुंचा हो, लेकिन वो फिर से ठीक हो सकती है। और IAEA का निरीक्षण भी रुका हुआ है। तो अगर ये कूटनीतिक कोशिशें जो ट्रंप कर रहे हैं या कोई और करेगा, वो फेल हो जाती हैं, तो फिर संघर्ष के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ये वाकई में $1 मिलियन सवाल है, और इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा।